देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई places A and B are 144 kilometer apart. Two cars start simultaneously, one from A and the other from B. If they move in the same direction, they meet after 12 hours. But if they move towards each other, they meet after 9 by 8 hours. The speed in kilometer of the car moving at the A fastest speed is, जो को इन्होंने बुलाया है स्थान A से स्थान B की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक A से और दूसरी B से। ठीक है, एक A से चल रही है और एक दूसरी B से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है 9/8 आवर्स और इन्होंने लिखा है 1 घंटे बाद। तो इंग्लिश का मान होता है बेटा, मैं इंग्लिश को लेके चलना है 9/8 लिखने हैं पर, तो 9/8 घंटे में बाद मिलती है। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इन्होंने बोला है कि एक स्थान A है और एक स्थान B, एक स्थान A और एक स्थान B है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 144 किलोमीटर है। एक कार स्थान A से B के लिए चलती है, मतलब अगर हम बात करें A से B की तरफ चलती है, मतलब इनका कहने का मतलब है एक A से और दूसरी B से चलती है। अब एक तो A से चलती है और दूसरी B से चलती है, एक बार ये कर रहे हैं A की दिशा में चलती है, मतलब जो कार यहाँ से अगर हम बोले जो फर्स्ट कार है जो यहाँ से चल रही है B की तरफ, तो जो सेकंड कार है जो B से चल रही है वो भी कहाँ चल रही है? इसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जाती है। तो एक ही दिशा में अगर जाती हैं तो यहाँ पर ये कितने 12 घंटे बाद मिलती है। तो 12 घंटे बाद मिलती है, मतलब इनके बीच का जो फासला है वो 12 घंटे में तय होता होगा कि नहीं? तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई, अगर इस वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, फर्स्ट वाली कार की चाल, और सेकंड वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब आप बताइए जब दो कारें समान दिशा में गमन करती हैं तो उनमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि सापेक्षिक गति। अब जब एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्षिक गति क्या होगी? ज्यादा वाली चाल में से कम वाली चाल को माइनस करेंगे, और ये बात कन्फर्म है कि जो A से चल रही है उसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि अगर एक ही दिशा में जा रही है ये और 144 किलोमीटर का फासला 12 घंटे में तय किया है, इसका मतलब x की चाल ज्यादा है। तो ये चाल कैसे निकलेगी? एक ही दिशा में जा रही है तो x माइनस y, सेम दिशा में जाने पर तो ये सापेक्षिक गति होगी। गति कैसे निकालेंगे? 144 किलोमीटर की दूरी तय की गई 12 घंटे में, यानी कि x माइनस y 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। सापेक्षिक गति कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको समझिए आगे कि भाई अब ये बोल रहे हैं कि अब जो A से चलने वाली कार है और जो B से चलने वाली कार है, और इनके बीच की दूरी तो वही है 144 किलोमीटर, लेकिन अब A से चलने वाली B की तरफ चल रही है और B से चलने वाली A की तरफ चल रही है, यानी कि फर्स्ट कार और सेकंड कार दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। अब विपरीत है तो आपको पता है इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कितने घंटे में मिल जाते हैं? आपको पता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय चाल होती है, तो चाल आती है। अब जब विपरीत दिशा में दो कारें चलती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाती है, उनकी सापेक्षिक गति होगी x प्लस y। तो चाल कैसे निकलती है? दूरी तो है भाई 144, और समय कितना लग रहा है? 9/8, 9/8 घंटे का समय इनको लगता है। तो आप 9 से काटिए इसको, तो आप पहले से 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 6 14, 18 इंटू 8 इंटू क्या कर देंगे आप? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9/8 घंटे तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 6 48 की 8, 5 से 4, 8 एकम 4, 8 और 4 12, यानी कि 128 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमने दो इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन बना ली हमारी x माइनस y बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक x प्लस y बराबर 128 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब समान दिशा में जा रही है तब उनकी चालें कितनी है? सापेक्षिक गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि विपरीत दिशा में उनकी सापेक्षिक गति 128 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है जो तेज गति से चलने वाली कार है उसकी स्पीड।
देखिए भाई बहुत सिंपल है, तेज गति से चलने वाली कार की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो तेज गति से कौन सी चल रही है, एक्स पर। तो एक्स की चाल अगर आपको निकालनी है, जब भी आपके पास दो इक्वेशन इस प्रकार से हो कि x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, और x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जो समथिंग आपको दिया है मतलब यहाँ 12 और यहाँ 128, इनको जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए तो आपका x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 प्लस 128 डिवाइड बाई कितना कर दीजिए 2, ये कितना आ जाएगा 30 और 40, 140 डिवाइड बाई 2 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गति से चलने वाली कार की जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है कि एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 years, which was 2.5 years more than the correct average as there was an error in recording to the age of two persons as 38.5 years and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively. The number of persons in the group was. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है। सही औसत से कितनी अधिक है, 2.5 वर्ष अधिक है, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 वर्ष और 22 वर्ष की बजाय त्रुटि वर्ष 38.5 वर्ष और 40 वर्ष दर्ज की गई। समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या है ये आपको बतानी है। देखिए समूह में व्यक्तियों की संख्या बतानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम अगर ऐसे बोले कि समूह में व्यक्तियों की संख्या x है और इनकी औसत आयु, इनकी अगर हम बात करें औसत आयु की बात करें, इनकी औसत आयु कितनी है, यहाँ पर औसत आयु दी है 35 वर्ष। कितनी दी है, 35 वर्ष। ठीक है, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है। जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, मतलब अगर हम बोले कि x लोगों की जो सही औसत होना चाहिए था, इसमें से 2.5 माइनस कर दीजिए तो वो 32.5 वर्ष होना चाहिए था सही औसत। तो सही जो है एवरेज वो आपका 32.5 होना चाहिए था। तो ये कितना अधिक है इससे, तो आप कहिए सर ये 2.5 वर्ष अधिक है, 2.5 वर्ष अधिक है। अब औसत अधिक का मतलब हर व्यक्ति की आयु 2.5 वर्ष अधिक है। हर व्यक्ति की आयु कितनी है, 2.5 वर्ष अधिक है। अब 2.5 वर्ष अधिक क्यों आई उसका रीजन सुन लीजिए आप। हर एक व्यक्ति की आयु में 2.5 वर्ष की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि दो व्यक्ति थे जिनकी आयु पहले की कितनी थी 29 वर्ष और दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी थी 22 वर्ष। लेकिन बाय मिस्टेक उनको पहले को लिख लिया गया 38.5 वर्ष उसकी आयु कैलकुलेट की गई और दूसरे की 4 वर्ष। तो अगर हम बात करें कि इनका टोटल योग कितना था, तो आप कहेंगे सर इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये 30 और ये 21 तो 51, इन दोनों का कुल योग 51 वर्ष था। लेकिन इनको लिखा कितना गया गलती से, टोटल योग कितना हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो आप इनको जोड़ेंगे जब तो ये आपका 8 आएगा और ये 7 आएगा, 78.5 वर्ष आएगा। तो कितना ज्यादा लिख दिया, अब आपको ये देखना है कि योग कितना ज्यादा लिख दिया, तो आप कहेंगे सर योग लिख दिया 78.5 में से आप माइनस कर दीजिए 51, ये आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, ये 0, 8 में से जाएगा 7 और ये कितना, तो आप कहेंगे सर 27.5 वर्ष कुल योग में ज्यादा लिखा गया। तो यही जो ज्यादा लिखा गया यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितने लोगों में, x लोगों में, यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ x लोगों में, और हर एक की आयु कितनी बढ़ रही 2.5 वर्ष। तो व्यक्तियों की संख्या, जो समूह में व्यक्ति थे उनकी संख्या कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर देखिए कुल योग में 27.5 वर्ष ज्यादा लिखा गया और हर एक व्यक्ति की आयु कितनी बढ़ गई 2.5 वर्ष, यानी कि हर एक में ये जो 27.25 है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, जो ज्यादा लिखा गया 27.5 उसमें आप भाग लगा दीजिए, हर एक की आयु कितनी बढ़ रही 2.5, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल,
25 से आप काटेंगे तो 25 एकम 25, 2 बचेगा 25 एकम 25। तो उस ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 11। उस ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या कितनी? 11 है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका आंसर है। आई होप बात आप तक पहुंच गई। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए, ए, बी एंड सी डोनेट 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to a charitable trust. The salary of A and B are same and the difference between their donation is 259. The total donation of A and B is 1185 more than that of C. The total donation of A and C is what percent of the total salary of A, B and C? Correct to 1 decimal places. काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। मतलब जो भी इनकी सैलरी है, जो भी इनकी वेतन है, ए अपने वेतन का 8% दे देता है, बी अपने वेतन का 7% दे देता है और सी अपने वेतन का 9% दान कर देता है। ठीक है, ए और बी का वेतन समान है। ए और बी के वेतन कैसे है? समान है और उनके दान के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 259 रुपए है। ठीक, ए बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपए अधिक है। मतलब ए और बी ने जो टोटल दान किया वो सी की तुलना में कितना अधिक है? 1185 रुपए अधिक है। तो ए और बी, ए और सी का कुल दान ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध ज्ञात करना है। ठीक है, तो काफी आसान है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। किस तरीके से? तो देखिए, सबसे पहली लाइन ये है कि ए और बी का वेतन समान है। तो अब ए और बी का अगर वेतन समान है तो आप क्या करिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ए का वेतन 100 है और बी का वेतन भी कितना है? 100 है, क्योंकि इनके वेतन कैसे समान है। तो अब अगर ए और बी का वेतन समान है तो ए अपने वेतन का कितना दान करता है? 8% और बी कितना दान करता है? 7%। तो अगर हम दान की गई राशि की बात करें कि ए कितना दान करता है तो आप कहेंगे सर 8% दान करता है ये अपने वेतन का, यानी कि 8 रुपए दान करता है। बी कितना दान करता है? 7 रुपए दान करता है। तो ए 8 रुपए दान करता है और बी 7 रुपए दान करता है, जबकि इन्होंने लिखा है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए। तो अब आप देखिए यहाँ पर ए और बी के जो दान के बीच का अंतर वो कितना है? यहाँ पर 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 259 रुपए के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 259 रुपए के बराबर है तो आप इन दोनों की सैलरी निकाल सकते हैं। दोनों के आगे क्या लगा दीजिए? 100 लगा दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ए की सैलरी कितनी है तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट की वैल्यू 259 के आगे 0 लगा दीजिए, 25,900 और बी की वैल्यू भी कितनी, सैलरी भी कितनी 25,900। तो ए और बी दोनों की सैलरी यानी कि वेतन आ गए। अब आगे लिखा है उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए। यहाँ तक बात हो गई। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। सी कितना दान करता है अपने वेतन का? 9%। सी कितना दान करता है अपने वेतन का? 9%। अगर ये 9% अपने वेतन का दान करता है और ए और बी का जो कुल दान है वो सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि ए और बी दोनों मिलाकर कितना दान करते हैं तो आप कहेंगे सर 15 यूनिट का दान करते हैं। यानी कि ये दोनों के कुल वेतन का 200 का 15% ये दान 15 यूनिट दान करते हैं। ठीक है, ये टोटल कितना? 15 यूनिट का दान करते हैं। या तो 15 यूनिट से निकाल लीजिए, या फिर आप क्या करिए कि 1185 देखिए तो इन दोनों का 8 यूनिट और ये टोटल यूनिट निकाल लीजिए। तो हम सी का दान भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसा कर लीजिए, 15 यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको और इजी कर लीजिए। और इजी कैसे करें? अब आपको पता है, आपको क्या पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 259। ठीक है, तो ए और बी मिलकर कितना दान करते हैं? ए और बी मिलकर कितना दान करते हैं? तो आप कहेंगे सर 15 यूनिट कर लीजिए, 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए और बी का दान निकल आएगा। ए प्लस बी दोनों कितना दान करते हैं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 259। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 259 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ए और बी का क्या निकल आएगा?
दान निकल आएगा कि ए और बी मिलकर कितना दान करते हैं, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 259 है, तो ए करता है 8 यूनिट दान और बी करता है 7, तो 15 यूनिट यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 15 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी तो ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो अगर हम उसमें से 1185 माइनस कर देंगे तो हमें सी का दान मिल जाएगा, और वो कितना है, उसके वेतन का 9%, तो वहां से उसका वेतन भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है 15 नम्मा 135 की 5 हासिल में 13, 15 बना 75 और 3, तो आप कहेंगे 78, 10 88 की 8 हासिल में 8, 15 दूनी 30 और 8 38, यानी कि 3885 ए और बी का कुल दान है। अब ए और बी का जो कुल दान है वो सी की तुलना में 1185 अधिक है, मतलब अगर आप इसमें से 1185 माइनस करते हैं तो सी का दान आ जाएगा कि सी कितना दान करता है। तो सी का दान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो 3885 में से 3885 में से क्या माइनस कर देंगे, 1185 माइनस कर देंगे, 1185 माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि सी कितना दान करता है, 7 यानी कि 2700। सी कितना दान करता है, 2700, और ये जो 2700 रुपये दान करता है सी, ये इसके वेतन का कितना है, 9% है। तो अगर सी का वेतन भी अगर हम कितना एज्यूम कर लेते हैं, हमने सी का वेतन माना कितना है अपने आप में 100%, और इसका ये कितना दान करता है सी, तो सी इसका 9% दान करता है, तो हम कह सकते हैं 100% का 9% 2700 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 × 27 यानी कि 300 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, दोनों से क्या तरफ क्या कर दीजिए, 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000। तो सी का वेतन आ गया, ये क्या आ गया, सी का वेतन, ये क्या आ गया, सी का वेतन। और यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया था, ए और बी का वेतन, ये किसका वेतन था, ए और बी का वेतन आ गया था। तो हमने ए और बी के वेतन भी निकाल लिए और हमने सी का वेतन भी निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी कह रहा है कि ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और सी का कुल दान, तो हम ए एंड सी, ए और सी का दान निकालते हैं कि भाई टोटल ये कितना दान करते हैं। तो ए करता है भाई 25,900 रुपये, तो सैलरी है इसकी, ये कितना दान करता है ये नहीं पता है अभी, ये तो सैलरी है, वेतन है 25,900 तो इसकी वेतन है। तो हमें पहले ए का दान निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ए दान करता है कितना, 8 यूनिट, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 259, तो 259 में 8 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस सी का दान कितना है, तो आपको लिखा है 2700, तो इसमें आपको क्या प्लस करना है, 2700, तो 8 9 72 की 2 हासिल में 7, 8 5 40 और 7 47 की 7 हासिल में 4, 8 में 4 16 और 4 20, तो 2072 और 2700 को आप जोड़ दीजिए, तो ए और सी मिलकर कितना दान करते हैं, 0, यानी कि 2 7 7 और 4, यानी कि 4772 रुपए ये ए और सी दान करते हैं। अब आपको ये देखना है कि ए बी और सी का कुल वेतन कितना है, तो ए बी और सी का कुल वेतन कितना है, तो देखिए ये तो डबल कर दीजिए आप, 5 25,900 दोनों का वेतन हो गया, तो ये डबल कर दीजिए, और इसमें क्या जोड़ दीजिए आप 30,000 जोड़ दीजिए, तो आप देखिए 0 0 9 दूनी 28 की 8 हासिल में 5 दूनी 10 11 की हासिल में 2 दूनी 4 और 5 51,000 ये हो गया, और सी का वेतन 30,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो आप यहीं से 0 0 8 1 8, यानी कि 8 81,800 ये ए बी और सी का वेतन है, ए प्लस बी प्लस सी का वेतन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वेतन कितना है, 81,800, 81,800 ए प्लस बी प्लस सी का वेतन है। अब इन्होंने बोला कि ए और सी का जो कुल दान है वो ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, तो भाई ये प्रतिशत निकालना मतलब ये जो दान है वो उस टोटल वेतन का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 4,772 डिवाइडेड बाई 8,100 यानी कि 81,800 इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। चलिए अब हमें देखना है कि भाई दशमलव के एक स्थान तक बताना है, तो देखिए 6 5 7 के ऑप्शन में आएगा, तो किससे कटता है वो अपन देख लेते हैं। 2 से 4 बार भागना स्टम 0, 2 नाम 18, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12। अब देखिए
400 है तो समथिंग अगर हम बात करें 6 बार अगर भाग दें तो 6 चौको 2400 हो जाएगा और वहाँ 2300 है तो 6 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। जब 6 वाला नहीं हो सकता तो 7 वाला भी नहीं हो सकता। तो 4 पंचे 20 यानी कि ये आपका समथिंग कटेगा कितने बार 5.8%। 5.8%। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि अगर आप इसमें 409 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौको 2400 हो जाएगा, जबकि हमें 2386 चाहिए तो ऊपर निकल जाएगा। तो 6 वाला जब ऑप्शन नहीं हो सकता तो 7 वाला तो है ही नहीं। तो हमारे इसका ए बी सी और डी आंसर कट गया, बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है भाई आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है दी वैल्यू ऑफ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस काट देना बेटा, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। दी वैल्यू ऑफ, यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक ब्रैकेट की कमी है, एक ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दोनों लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास के रूल का पालन करेंगे। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 8 भाग यानी कि 8 डिवाइडेड बाय, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देगा। पहले ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 फिर माइनस 4 इंटू 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में क्या नंबर आएगा, इस पूरे के नंबर में दिया है 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ लगाया यानी कि मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। तो देखिए जहां ऑफ का मल्टीप्लाई था वहां हमने नीचे एक लाइन की थी जिससे हमें क्लियर रहे कि पहले ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रैकेट्स की। तो देखिए सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई और ये स्क्वायर ब्रैकेट है 8 माइनस 3 तो ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। देखिए सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये डिवाइड में है तो 4 से 4 ये कट जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। ये कितना आ गया 1/8 प्लस तो ये आपका कितना 16, तो ये 4 माइनस 16 कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हट गया और ये आपका क्या आ गया यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट भी हट गया, स्मॉल ब्रैकेट भी हट गया। ठीक है, अब अपन नीचे में बात करते हैं। नीचे तो यहाँ पर देखिए ये अभी सॉल्व नहीं होगा, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उससे पहले भी मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो पहले ये डिवीजन सॉल्व करेंगे, 8 कट जाएगा 2 टाइम और 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस देखिए ये मल्टीप्लाई होगा 16 और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1/2 रह जाएगा। ये कितना रह गया 1/2। ठीक है, माइनस का सेव, ये माइनस का सेव। चलिए तो अब हम क्या करें भाई, हम इसको सॉल्व करें तो 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए डिवीजन पे अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो राशि पलट जाती है तो ये 8 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 40 हो जाएगा। 16 में से 4 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, अपॉन देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे नीचे 2, एलसीएम 2 ले लेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस का 1 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब आगे क्या होगा तो देखिए 40 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 28। तो आप कहीं सर 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 28 और इस पूरे के अपॉन में कितना है भाई, तो आप कहीं सर इस पूरे के अपॉन में आपका है 32 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 17 और बटे में कितना 2। अब ये भी बटे में और ये भी बटे में 2 से ही कट जाएगा कितने बार 14 बार और 14 ये 2 से कटेगा 4 बार और ये 2 से कटेगा 7 बार। ठीक है, 7 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर रहेगा तो 4/7 इंटू कितना हो जाएगा 17। 7 इंटू क्या हो जाएगा 17, 7 इंटू 17 आ रहा है 170 तो कहीं नहीं
देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है वो 4/749 हासिल में 4 7 एकम 7 4 11 119 4/119 4/119 किसी को ऑप्शन में नहीं दिया है। देखिए या तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्योंकि आगे ब्रैकेट नहीं लगे हुए थे तो कोई मिसप्रिंट हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप जहां तक ये क्वेश्चन दिया है उसके बेस पर हमारा आंसर 4/119 है, ये करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए इसमें ई नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई आपका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विदाउट टेंशन, नो फियर, नो डाउट, दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 where theta is greater than 0 and less than 90, then the value of cot square 2 theta plus sec square 2 theta upon tan square 2 theta minus sin square 2 theta is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा यदि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6 है, जहां थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो आपको cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपसे बोला था कि ऐसा केस जब भी आपके पास बने तो आपको बनती कोशिश ये करना है कि किसी मान को आप सेटिस्फाई यहाँ पर करा लें। यहाँ पर कोई ऐसा मान सेटिस्फाई करा लें थीटा का जिससे ये आपको इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी इक्वेशन? तो इक्वेशन 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो 6 दिया है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो कैसे सेटिस्फाई कराएं? तो देखिए थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो आप 30 45 और 60 रखकर देख सकते हैं। एक बार आप ये ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपके पास दूसरे तरीके भी है। 7 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6 दिया है, तो पूरी इक्वेशन को या तो साइन में बदल लें या cos में, तो वहां से आपको थीटा का मान मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी साइन और cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यू ना रख के आज हम दूसरे तरीके से आपको करवाते हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर तो आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए और आप क्या करिए sin की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पर cos खत्म कर रहे हैं, तो पूरे इक्वेशन में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 और ये भी कितना? 7 और ये भी कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 7। तो चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना हो गया आपका? 7। अब आप क्या करिए इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो जब ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो 7 cos स्क्वायर थीटा से 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए आप 7 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे सर 4 sin स्क्वायर थीटा बचेगा, 4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से आपके पास इजी हो गया क्वेश्चन करना। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/4, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। तो थीटा का मान कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे 1/2 थीटा, यानी कि sin 30 का मान होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान यहाँ से 30 निकल आया। थीटा का मान आपने क्या निकाल लिया? यहाँ से 30 निकाल लिया, 30 निकाल लिया। अब थीटा का मान 30 आ गया तो आपके पास जो वैल्यू थी उस पर रख दीजिए। तो आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? तो आपको वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर 2 थीटा प्लस sec स्क्वायर 2 थीटा अपॉन तो tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए 2 थीटा की अगर बात करें तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 60 होगी। तो 60 डिग्री आप सब जगह रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले cos नहीं दिया, हमने गलती से cos लिख दिया, वो cot स्क्वायर है तो आप इसको cot कर लीजिए। चलो यहाँ पर क्या कर लीजिए? आप cot कर लीजिए।
ये कितना है cot स्क्वायर, एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, cot स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपको दिया है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा cot 60, और cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर 60, तो sec 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा अपॉन, ठीक है थोड़ा सा डायरेक्ट करना है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये 4 की पावर 13 बटे में कितना हो जाएगा 3, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 की 12 माइनस 3 यानी कि 9 बटे में कितना 4। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, 3 को बटे में ला दें, 4 ऊपर चला जाएगा, 13 इंटू कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो 13 चौको 52 बटे में कितना होती है 27, यानी कि 52/27 आपका आंसर आ जाएगा। तो 52/27 इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ऑप्शन सी में। इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये 25 के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी आए हैं तो आप कमेंट्स कर बता सकते हैं, आप कमेंट्स करिए बिल्कुल बेफिक्र होकर, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको फिर से दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से अपने ऑफिशियल ऐप की। स्टडी एड नाम से हमारे ये ऑफिशियल ऐप है, यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है और साथ ही साथ ये एग्जाम ओरिएंटेड ऐप है, यानी कि अगर आप इसके माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा एकेडमिक की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे आपको, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ उनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप कोई पर्टिकुलर पैकेज खरीदना चाहते हैं अपनी तैयारी के माध्यम से तो वो भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, प्रश्न बैंक है, एनसीईआरटी कॉर्नर यहाँ पर अवेलेबल है, ओलंपियाड कॉर्नर और ऑनकोर्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल रही हैं। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें, और हाँ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।